हेलो। इस वीडियो के अंदर हम सप्लाई समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, सप्लाई जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जीएसटी के अंदर देखोगे कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है सप्लाई जीएसटी के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि ना जीएसटी में ऐसा बोला गया है, या अगर आप सीजीएसटी एक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर वो क्या है? सप्लाई है। यानी कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ रही है, तो आपका टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, यानी कि आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आ रही आपकी ट्रांजैक्शन, तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, या आपके ऊपर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जीएसटी के अंदर? सप्लाई। तो सप्लाई टर्म हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्यों पता होना चाहिए? वो रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि ये क्या माना जाता है? टैक्सेबल इवेंट माना जाता है जीएसटी के अंदर। और इसी के कारण कोई जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रहे होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, अब सप्लाई क्या होता है? तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन हमें सेक्शन 7 के अंदर दे रखी है। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 7 को कंप्लीट करेंगे कि सेक्शन 7 हमें क्या बोलता है। सेक्शन 7 हमें सप्लाई के मीनिंग को बताता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सप्लाईज बताता है जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की डेफिनेशन में जो सप्लाई दे रखा है उसके हिसाब से सप्लाई की डेफिनेशन नहीं होती है। तो पहले हम एक जनरल मीनिंग देखने की सप्लाई का क्या होता है, जो कि हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए के अंदर दे रखा है। तो इसने हमें बोला है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए ने, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये हमें बोलता है कि सप्लाई के अंदर क्या आता है, सप्लाई का मतलब क्या होता है। ये एक जनरल मीनिंग देता है हमें सप्लाई का। ये बोलता है कि सप्लाई के अंदर ना आप सभी तरीके की सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर लेना। क्या कर लेना? सभी तरीके की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को इंक्लूड कर लेना। गुड्स और सर्विसेज, अब आप गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जानते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन हमने अलग से पढ़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। गुड्स के अंदर अब आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके की चीज आ सकती है, लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है, जैसे मनी हो गई, एक्शनेबल क्लेम्स हो गए, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उसको हम गुड्स मान लेते हैं। और इसी तरीके से कुछ सर्विसेज हमें बता रखी है, अगर हम किसी को सर्विसेज दे रहे होते तो उनको हम सर्विसेज मानते हैं। तो अगर आप इनकी सप्लाई कर रहे हो, या फिर सिर्फ सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप एग्री हो रहे हो कि आप सप्लाई कर दोगे, तो यानी कि अभी आपने किया नहीं है, आप सिर्फ एग्री हुए हो। और आपने क्या बोला है कि हाँ मैं आपको गुड्स दे दूंगा या सर्विसेज दे दूंगा, बदले में क्या लूंगा आपसे? कंसीडरेशन लूंगा। क्या लूंगा? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, एक पेन दे रहा हूं, तो बदले में मैं आपसे क्या लूंगा? कुछ बदले में लूंगा। इसके मनी लूंगा, हो सकता है कि पेन के बदले में पेंसिल ले लूं, हो सकता है कि पेन के बदले में कुछ और ले लूं। तो ये जब सब चीजें क्या होती है? कंसीडरेशन होती है। तो यानी कि मैंने आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज दिए, उसके बदले मैंने आपसे कंसीडरेशन लिया, और ये सब मैंने कब किया? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि मैंने बिजनेस के पर्पसेस से ये सब किया है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए मैंने ये चीज किया। अगर ये तीन चीजें हो रही है तो वो सप्लाई है। अगर इन तीनों में से कोई चीज मिसिंग है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगी। अब ना इसने ना कुछ ट्रांजेक्शन्स भी बता दी कि ये ट्रांजेक्शन आप देख लेना, ये ट्रांजेक्शन जो होती है ना वो यहाँ पे सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हैं, किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस के ऊपर कोई चीज किसी को दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो एक तरीके से वो सर्विस हो गई। कोई चीज रेंट के ऊपर दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, या डिस्पोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो अगर ये 8 चीजें हो रही हैं, ये 8 ट्रांजेक्शन है, और ये 8 ट्रांजेक्शन अगर इन 3 बातों को कंप्लीट कर लेती हैं कि आपने सप्लाई किया गुड्स या सर्विसेज का, वो कंसिडरेशन के लिए किया और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया, अगर ये 8 ट्रांजेक्शन इन 3 बातों को कंप्लीट कर लेती है तो वो क्या हो जाती है? सप्लाई हो जाती है। और अगर सप्लाई हो गई तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि आपने टैक्सेबल इवेंट कर दिया और अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये हमारा मीनिंग होता है सप्लाई का, एक जनरल मीनिंग की सप्लाई का मतलब क्या होता है। ये 8 ट्रांजेक्शन है, ये 8 ट्रांजेक्शन इन 3 बातों को कंप्लीट करती है तो सप्लाई हो जाती है। 3 बातें कौन कौन सी है? रिवाइज कर लो कि एक सबसे पहले सप्लाई होना चाहिए, या फिर आप एग्री हुए हो सप्लाई होने के लिए। वो सप्लाई जो गुड्स और सर्विसेज का आप कर रहे हो वो कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, और साथ ही साथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो। अब यहाँ पे वर्ड याद रखना, एंड और वर्ड यहाँ पे यूज होता है। एंड और क्यों होता है? हो सकता है कि आप दोनों चीजें एक साथ दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो सकता है कि सिर्फ आप गुड्स दे रहे हो या फिर सिर्फ आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों चीजें एक साथ दे रहे हो या एक ही चीज सिर्फ एक बारी में दे रहे हो। सप्लाई सप्लाई होती है अगर वो इन सब चीजों को पूरा कर देती है तो ये हमारा मीनिंग होता है किसका? सप्लाई का। तो आई होप आपको सप्लाई का मीनिंग समझ आया हो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से, और सप्लाई की इंपॉर्टेंस समझ आई हो कि सप्लाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज इसने यहाँ पे समझा रखी है कि ये अपने आप में क्या है? एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि हमें पता है कि इंक्लूसिव यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होगी, कि जितनी बातें इसने बोल दी ना सिर्फ वही बातें होंगी, इसके बाहर जाके आप और किसी चीज को सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करोगे।
ठीक है, सिर्फ यही यही चीज़ें इसके अंदर आएंगी, इसके अलावा और कुछ आप नहीं लोगे। और यहाँ पे एक और बात बता दें कि अगर आप अपने ही दो, जैसे आपका स्टॉक ट्रांसफर करते हो ना, मान लो ए एक व्यक्ति है, उसकी एक यहाँ पे एक अलग यूनिट है, मान लो बी नाम से एक यूनिट है और सी नाम से एक यूनिट है, यानी कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर उसने दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखी है, एक बी नाम से ले रखी है, एक सी नाम से ले रखी है, इसी व्यक्ति ने, ए ने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस वाली अपनी यूनिट से ना वो अगर इसको इस यूनिट को कुछ दे रहा है, जैसे कोई गुड्स या कोई स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, और इसके ऊपर भी ए को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप ही सिंगल व्यक्ति हो लेकिन आपकी दो अलग अलग यूनिट्स है और एक यूनिट से आप दूसरी यूनिट को कोई स्टॉक्स दे रहे हो, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो इन तीनों बातों को कंप्लीट कर रहा है जो अभी हमने पढ़ी है। देन सेक्शन 7(1)AA ये अभी एड ऑन हुआ 2021 की अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2021 की, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेके आए 2017 से। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे के इफेक्ट से, जितनी पहले की भी ट्रांजेक्शन होंगी उनके ऊपर भी आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या किया गया, जैसे कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स किसी किसी तरीके से एक अलग सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये 50 लोग मिले, उन्होंने कहा चलो एक क्लब बनाते हैं, तो ये एक क्लब बन गया इनका, या फिर इन्होंने कहा कि एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो इन्होंने एक एसोसिएशन बना ली। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ने बोला कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल मिल रहे हैं ना एक साथ और एक एसोसिएशन क्लब या इस तरीके की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इसको आपको अपने आप में एक अलग पर्सन ट्रीट करना है, और ये जितने मेंबर हैं इसके अंदर इन सबको अपने आप में इंडिविजुअली अलग अलग ट्रीट करना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई ये मेंबर इस एसोसिएशन को कोई सर्विस देता है या गुड्स देता है, या ये एसोसिएशन इस पर्टिकुलर मेंबर को कोई गुड्स या सर्विसेज देती है, तो वो सप्लाई मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, सप्लाई मान ली जाएगी। यही चीज इसने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर बोली है। अब यहाँ पे वो सारी चीजें बाकी जो आपकी सप्लाई की डेफिनेशन है वो तो कंप्लीट होनी चाहिए, यही चीज इसने बता रखी है, और ये भी बता दिया कि कब से इफेक्ट में आया है, फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू, और एक साथ 2017 से इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने इफेक्टिव कर दिया। पिछली भी जितनी ट्रांजेक्शन होगी वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगी, उनके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B को ऐड ऑन किया गया। इसके अंदर क्या बता रखा है कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो, पर्टिकुलरली सर्विसेज को इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, विद इन इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंपोर्ट यानी आप बाहर से इसको इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज को, और कैसे कर रहे हो, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, यानी कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है, कंसिडरेशन के लिए हो रहा है। लेकिन जो तीसरी बात आती है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो होना जरूरी नहीं होता अगर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सप्लाई बनाना है। तो यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ पहली दो कंडीशन के पूरे होने पे सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाती है, उसको तीसरी बात कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। यही चीज यहाँ पे बता रखी है, यानी कि अगर आप ए व्यक्ति और आपके कोई रिलेटिव इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, या कोई भी इंडिया से बाहर रहता है, उससे आप कोई सर्विस लेते हैं, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए, आप उसको बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने उसको कुछ कंसिडरेशन पे किया है, कुछ पैसे पे किए हैं या कोई भी चीज पे की है, तो यहाँ पे ये क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब इस तरीके से कोई व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर बैठा है और वो आपको विद इन इंडिया कोई सर्विस दे रहा है, यानी कि वहीं से बैठे बैठे, तो ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पे आपको, अब वो तो यहाँ पर टैक्स देगा नहीं, तो यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज यानी कि जनरली क्या होता है कि टैक्स कौन पे करता है, जो व्यक्ति सामान बेच रहा होता है या सर्विसेज बेच रहा होता है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है, जो सर्विसेज को खरीद रहा है, यानी जो इंडिया में बैठा हुआ है, वो टैक्स को पे करेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की सिचुएशन में, रिवर्स चार्ज उसके ऊपर लगेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे ना एक ये बता रखा है कि अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे किसको, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो यानी कि जो सप्लायर है, जो आपको सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो इंडिया से बाहर है, और आपको जो सर्विस रिसीव हुई है वो आपको विद इन इंडिया हुई है, मतलब आप इंडिया के अंदर हैं, और आपको ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है विद इन इंडिया है, अगर ये तीन बातें हो रही हैं तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, अगर नहीं है तो नहीं हो रही है। यानी कि मान लो ए अमेरिका में बैठा हुआ है, आप बी हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर उसने आपको कोई सर्विस दी, तो यानी कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, वो कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। देन जो सर्विसेज मिली वो कहाँ पे मिली, विद इन इंडिया मिली, यानी कि दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। और रिसिपिएंट जो है, जो सर्विस लेने वाला है, वो भी इंडिया में बैठा है, तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई। तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे बी को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को,
टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ है, और ये रिवर्स चार्ज वाली बात सेक्शन 13 के अंदर बता रखी है हमें। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो गई। तो आई होप आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझ आया होगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A समझ आया होगा और 1A भी समझ आया होगा। देन हमारे पास आता है सेक्शन 1C, जहाँ पे हमें ना ये बोला हुआ है कि आप ना क्या करना कि आपको कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ बता देते हैं जो कि ना उनको आपको सप्लाई मानना है, चाहे उसके अंदर कंसिडरेशन ना हो, वो उन्होंने अलग से हमें शेड्यूल 1 के अंदर बता दी। तो शेड्यूल 1 को भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगर आप करोगे चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर हमको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं होता ना, इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1C ने शेड्यूल 1 को रेफर कर दिया कि यहाँ पे अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है ना तो भी हम क्या मान लेंगे, इसको सप्लाई मान लेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन आई, फिर जनरल डेफिनेशन की एक तरीके से एक्सेप्शन ही हम देख रहे हैं 1B के अंदर 1C के अंदर, कि भाई वो 3 बातें बोली थी लेकिन यहाँ पे तो ये 3 बातें नहीं है, इवन देन हम इसको सप्लाई मान रहे हैं। तो अभी शेड्यूल 1 को देखते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या। उससे पहले ये 1A और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं। 1A ने बोला है कि कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ है, उनको आपको कब सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, उसके लिए शेड्यूल 2 देख लेना। ये इसने यहाँ पे बता दिया, इसको हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड ऑन किया था 2018 के अंदर। देन सबसेक्शन 2 बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, तो उसके लिए शेड्यूल 3 में हमें जाना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी किसी किसी एक्टिविटीज़ को डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं जी ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। तो अभी हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 को देखना है कि उनके अंदर क्या क्या दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है 1 और 3 जो है। 1 के अंदर हमें क्या बता रखा है कि इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो इनको तब भी हम सप्लाई मान लेंगे, और 3 के अंदर बता रखा है कि हम पहले ही बता देते हैं कि चाहे आप ये काम कर लो लेकिन उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानेंगे ही नहीं। और सबसेक्शन 3 के अंदर बता रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दे रखी है नोटिफिकेशन इशू करने की। वो किसी गुड्स को जैसे मान लो आपने कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स किया जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के उस चीज़ को क्या बोल सकती है कि नहीं 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 ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसी तरीके से आप किसी चीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस मान रहे हो तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकती है कि नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो ये गवर्नमेंट को पावर दे रखी है सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो हम 2 शेड्यूल्स देख लेते हैं और एंड देन कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो सप्लाई का टॉपिक है क्या क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहली चीज इसने बोली है कि ये शेड्यूल 1 के अंदर यानी कि विदाउट कंसिडरेशन अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको तब भी सप्लाई मानी जाएगी। जैसे सबसे पहले इसने बताया कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स कर रहे हो। अब परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए पहली बात, तो फर्स्ट जो इसने सिचुएशन बताई है, और वहाँ पे डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको इलस्ट्रेशन दी जाए तो यहाँ पे इस वाली सेकंड इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक गाड़ी जो थी वो परचेज की गई कंपनी के द्वारा, किसके लिए, डायरेक्टर्स के लिए। तो अभी ये वाली इलस्ट्रेशन के अंदर तो यही सीधी सी बात आ जाती है कि गाड़ी जो होती है अगर आप डायरेक्टर के लिए खरीद रहे हो तो उसके ऊपर ITC नहीं मिलता, तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन ठीक नहीं रहेगी। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। मान लो आपने कोई AC खरीदा, किसके लिए, कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो जब आपने ये बिजनेस के लिए अपना AC खरीदा होगा तो इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया होगा, और इस टैक्स का क्या लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा। यानी कि पीछे से जो आपने टैक्स पे किया और आगे जो आपने टैक्स पे करना है उसमें आपने कहा होगा यार इतना तो मैंने पे कर दिया तो मुझे इसको इतना टैक्स और पे नहीं करना जो आगे मेरी लायबिलिटी बनती है उसके ऊपर। यानी कि मान लो अगर आपने 100 रुपये का AC खरीदा, उसके ऊपर मान लो आपने 10%, सपोज कर लो 10% का कोई स्लैब नहीं होता, लेकिन 10% आपने क्या किया, टैक्स पे कर दिया AC के ऊपर, 10 रुपये का टैक्स पे कर दिया। तो आपने क्या किया होगा, ये जो 10 रुपये का टैक्स पे किया है, अगर आप मान लो आपने आगे कोई सामान बेचा 150 रुपये का, तो इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 15 रुपये। तो आपने बोला भाई 10 तो मैं पहले पे कर चुका हूँ जो मैं अपनी सर्विसेज लगा रहा हूँ, अपना कोई सामान लगा रहा हूँ उसके लिए, तो ये 10 इससे एडजस्ट करो, मैं तो सिर्फ 5 रुपये और एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये क्या आपने किया, ITC अवेल कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर इस तरीके से आपने अपने किसी गुड्स के ऊपर ITC अवेल कर लिया है, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, इस AC को आपने कितने टाइम के लिए खरीदा था, इसकी AC की लाइफ थी 5 ईयर्स, लेकिन आपने क्या किया, इसको 5 साल बिजनेस में यूज नहीं किया, इसको 1 साल बिजनेस में यूज किया और 4 साल के लिए इसको अपने घर में दे दिया परमानेंटली, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया खुद के लिए, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे आपने तो पहले ITC ले लिया लेकिन ये तो अब आपने यूज ही नहीं किया बिजनेस में, जबकि इसकी 5 साल की लाइफ थी। तो यहाँ पे ये जो आपने इसको ट्रांसफर कर दिया ना 1 साल बाद, तो ये बोल रहा है जो शेड्यूल 1 है, ये बोल रहा है कि अगर इस तरीके से आप ट्रांसफर कर दोगे अपने बिजनेस से, अपने इस परमानेंट ट्रांसफर कर दोगे पर्सनल पर्पसेस के लिए, इस तरीके से किसी भी पर्पस के लिए, तो वो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ही मान लिया जाएगा। जैसे मान लो आप इसको क्या करते, डोनेशन में दे देते, या आप इसको स्क्रैप में दे देते, किसी भी चीज़ के लिए दे देते, तो ये क्या मान लिया जाता,
सप्लाई मान लिया जाता। तो यही चीज़ इसने बता रखी है कि जैसे टिपिकली क्या चीज़ है, जैसे डोनेशन ऑफ बिजनेस असेट्स, स्क्रैपिंग और डिस्पोजल इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से आप उस असेट्स को डिस्पोज कर रहे हो जिसके ऊपर अपने आईटीसी ले लिया था और उसको पूरे टाइम के लिए यूज़ नहीं किया, तो अब आप 1 साल बाद जब उस एसी को दे दोगे ना ऐसे अपने घर के पर्पस के लिए या किसी डोनेशन के अंदर, तो अब क्या माना जाएगा कि आपने ये ना एक तरीके से सप्लाई किया, यानी कि आपने ये सामान एक तरीके से सप्लाई किया, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जरूरी होता है कि आपने उसके लिए कोई कंसिडरेशन ना लिया हो, विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि शेड्यूल 1 तो इसी बारे में बात कर रहे हैं ना कि विदाउट कंसिडरेशन कब आपकी जो ट्रांसफर्स होंगे उनको हम सप्लाई मान लेंगे, तो तभी यहाँ पे ये सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज क्या होगी कि परमानेंट क्या होना चाहिए, आपके बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल होना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल किया हो। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया तब भी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। आईटीसी अवेल किया हो, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया हो, और किसका किया हो, बिजनेस एसेट्स का किया हो, और किसको दिया हो, किसी भी पर्पस के लिए दिया हो, आपने उसको सिर्फ परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया, किसी भी पर्पस के लिए किया हो, डोनेशन में दिया हो, अपने लिए ले गए हो, कुछ भी किया हो आपने, तो वहां पे उसके ऊपर आपको सप्लाई माना जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया। दूसरा है कि अगर गुड्स और सर्विसेज जो है किसके बीच में ट्रांसफर हो रही है, रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इससे समझे जो इसने समझा रखा है, क्या बताता है, ट्रांसैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और बिटवीन रिलेटेड पर्सन हैव बीन कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम सप्लाई मान लेते हैं, चाहे उसमें कोई कंसिडरेशन ना हो। अब देखो इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि एक आपकी ना कोई यूनिट ना इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, आप इंडियन कंपनी नहीं हो, आपकी एक यूनिट इंडिया में लोकेटेड है, ये इंडिया वाली होगी आपकी, और आपका जो हेड ऑफिस है वो चाइना में है या मान लो सिंगापुर में है, किसी भी कंट्री में मान लो, यही इलस्ट्रेशन अभी नीचे देगा। आपने क्या किया कि अब यहाँ पे आप अपना ये ऑफिस जब डिजाइन कर रहे थे ना, तो आपने अपने इस ऑफिस से, ये जो आपका सिंगापुर के अंदर ऑफिस था या चाइना में ऑफिस था, आपने इससे ना एक सर्विस ली। कौन सी सर्विस ली कि भाई मुझे ना इंटीरियर डिजाइन करवाना है, ठीक है, और जब ये इंटीरियर डिजाइन की सर्विस ली ना, इसके लिए आपने कोई भी कंसीडरेशन पे नहीं किया। क्या नहीं किया, कंसीडरेशन पे नहीं किया। तो इसने बोला कि भाई ये जो तेरा चाइना में या सिंगापुर में बंदा बैठा है, तू तो इसके साथ क्या है, रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड है ना, तेरी तो यूनिट है वो, रिलेटेड पर्सन, और तूने तो इसके लिए कंसिडरेशन लिया नहीं, ऐसे तो तू हर चीज़ के लिए बच जाएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 ने बोला नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर इस तरीके से कोई किसी की कोई रिलेटेड पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, और वो वहाँ से आपको सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, इस तरीके की कोई भी चीज़ दे रहा है, तो यहाँ पे हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। तो ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज दी ना ये सिंगापुर के अपने हेड ऑफिस ने इसको, इंडिया वाले ऑफिस को, तो इसके ऊपर इसको जो इंडिया में ऑफिस है इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, ठीक है, चाहे कंसिडरेशन नहीं था। तो यानी कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला कंसेप्ट आपने देखा था ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर किसके बीच में हो रही है, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, तो वहां पे अगर कंसिडरेशन भी प्रेजेंट नहीं रहेगा ना, तो वहां पे आपको तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कंसिडरेशन जरूरी है और कब कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। और ये वाली बात गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगी, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे नहीं रहेगी। जबकि जो हमने पहले पढ़ा था वो सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए था कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये जो पर्पस है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है, तो ये वाली बात आपको एक हटा के एक नई बात ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से अगर गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर की जाती है रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, जहां पे कंसीडरेशन नहीं लिया जाता, तब भी उसको हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं। तो पहला क्या हो गया कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हैं अपने असेट्स का जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल किया है, तो अब उसको हम सप्लाई मान लेंगे अगर आपने उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लिया तो। दूसरी चीज की, अगर गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में दी जा रही है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। अब इसने रिलेटेड पर्सन बता रखे हैं कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि ऑफिसर्स या डायरेक्टर हो गए एक या दूसरे बिजनेसेस के, कि भाई यहाँ पे भी ऑफिसर्स हैं, इस बिजनेस के भी हैं, तो इस बिजनेस से ये वाले जो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हैं वो कुछ ना कुछ सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं। या फिर लीगली रिकोगनाइज पार्टनर्स हैं बिजनेस के, कि भाई ए बी सी इसमें पार्टनर थे, ये एक और पार्टनरशिप बनाई, बी सी डी इसमें है, तो ये इससे कुछ ना कुछ सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये रिलेटेड पर्सन हो गए आपस में कि भाई इनका तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना ए बी सी का, इस वाले के अंदर बी सी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो रिलेटेड पर्सन हो गए। ऐसी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है दो इस तरीके की एंटिटीज के बीच में, और उस एम्प्लॉय ने कोई और अपनी कंपनी खोल लिया, कुछ भी कर लिया, और उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, तो वो रिलेटेड पर्सन है, तो इन सबको हम रिलेटेड पर्सन मान लेते हैं। यहाँ पे इसने इसी तरीके का एग्जांपल दे रखा है। जैसे मान लो मिस्टर अतिन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लिया है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हेड ऑफिस। इन एडिशन ही हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में भी उसने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है।
हेड ऑफिस उसका वेस्ट बंगाल में है और दिल्ली में भी उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इस ब्रांच, यहाँ पे क्या है उसका ब्रांच ऑफिस है। तो इन अबव केस बोथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर अतिन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन टू ईच अदर। तो ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। तो अगर यहाँ से इसको कोई सर्विसेज जाएंगी या यहाँ से इसको कोई सर्विसेज जाएंगी इस यूनिट से इस यूनिट को, तो वो अपने आप में सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई कंसिडरेशन ना लिया जाए। यही चीज ये यहाँ पे कहना चाहता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जो ये सेकंड इसके अंदर बोलना चाहता है कि अगर किस तरीके से कोई गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन के बीच में दी जाती है तो वहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। देन इसने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि अगर अमाउंट जो है कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है इन लीव ऑफ सर्विसेज रेंडर बाय एम्प्लॉय एंड विच इज मेंशन इन ऑफर लेटर और एग्रीमेंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स। सीधी सी बात है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई सर्विस ले रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रखता क्यों है, उसका काम लेने के लिए। तो उसके लिए उसने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया होगा कि भाई मैं इस पर्पज़ के लिए तेरे को रख रहा हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं तेरे को इतनी 50,000 रुपये महीने की सैलरी दूंगा। यही बात हुई होती है। तो यहाँ पे ये जो बात अगर जो एग्रीमेंट में हुई है कि ये सर्विसेज मैं तुझसे लूंगा, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से वो सर्विसेज ले रहा होता है जिसके लिए उसको सैलरी पे कर रहा है, उस एग्रीमेंट में वो बातें लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे वो एग्जम्प्ट मान ली जाती है। उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स या सॉरी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है। हाँ, ये जो एग्रीमेंट में लिखी है इसके अलावा अगर कोई और बातें लेता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, तो फिर उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। Then, moreover, certain suppliers are not agreed upon formally. Say, Diwali gifts, gift by organization on achieving targets, or gift given casually will be taxable provided value of gifts gift exceed 50,000 रुपये। अब मान लो कि कोई गिफ्ट जो है जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और उस गिफ्ट की वैल्यू 55,000 रुपये है, ठीक है, कि भाई तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या किसी भी रीजन की वजह से, तो ये जो है ना इसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ना कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं जिसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ पे एग्जाम्पशन दे दी कि भाई अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दे रहे हो ना तो फिर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, वो वैसी छोटी सी चीज़ है उस पर हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 51,000 का दे रहे हो तो हम पूरे 51,000 रुपये आपसे जीएसटी लेंगे। यही चीज़ इसने यहाँ पे समझाई है। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया सेकंड वाला का, शेड्यूल 2 के जो सेकंड इसने पॉइंट को समझाया है। देन तीसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई सर्विस देता है या फिर कोई मतलब गुड्स देता है या फिर कुछ प्रिंसिपल इस तरीके से एजेंट को देता है, तो वहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। और पर्टिकुलरली गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, सर्विसेज की बात नहीं हो रही। तो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर कैसे हो रहे हैं, अगर प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को कर रहा है, जहाँ पे उस एजेंट को अंडरटेक किया गया कि वो सप्लाई करेगा गुड्स अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। यानी कि जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन से ऐसे समझा देते, मान लो ए प्रिंसिपल है, बी जो है वो क्या है, एजेंट है, और एजेंट बोलता है कि मैं आपके बिहाफ पे ना आगे गुड्स जो है सप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर ए यानी कि प्रिंसिपल अगर बी यानी कि एजेंट को अगर कोई गुड्स दे रहा है तो वो क्या मान लिए जाएंगे, सप्लाई मान लिया जाएगा। यहाँ पे इसको ए को बी मतलब बी को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो आगे उन गुड्स को बेचेगा जो मर्जी करे उसको। इसी तरीके से अगर इस चीज़ को रिवर्स भी कर दो तो यहाँ पे भी उसको हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं। यही चीज इसने समझाई है। तो जैसे क्लियरेंस ऑफ गुड्स टू कंसाइनमेंट, क्लियरिंग एजेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इवन इफ सच एजेंट आर लोकेटेड इन सेम स्टेट वुड अट्रैक्ट जीएसटी। तो चाहे वो सेम स्टेट के अंदर ही क्यों ना हो रहा हो कि भाई आपका कोई क्लियरिंग एजेंट है, इस तरह की कोई भी चीज़ है, उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी आपका लगेगा। जैसे इसने कोई केस दे रखा है टाटा कॉफी लिमिटेड 2020 का केस है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि टाटा कॉफीज एंगेज इन एक्टिविटी ऑफ फेलिंग टिम्बर ट्रीज, की इनकी किस प्रॉपर्टी मतलब किस एक्ट में इन्वॉल्व है, टिम्बर ट्री को गिराने में। एज पर द स्टैच्यू टाटा कॉफी इज मैंडेटेड टू ट्रांसफर फॉलन टिम्बर टू द नॉमिनेटेड गवर्नमेंट डिपो। तो अब यहाँ पे जो लॉ है उसके हिसाब से टाटा कॉफी को क्या करना पड़ता है कि जब भी वो टिम्बर के जब पेड़ को गिराएगी उसके बाद उसको किसको देना पड़ेगा, ये जीटीडी को देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट डिपो को देना पड़ेगा जो भी नॉमिनेटेड किए गए होंगे। जो कि फिर बाद में ये जो जीटीडी है वो क्या करेगा, ओपन मार्केट में जाके इन टिम्बर को बेचेगा और फिर जो भी प्रोसीड्स आएंगी उसको टाटा कॉफी को लाके दे देगा। तो एक तरीके से टाटा कॉफी यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो जीटीडी काम कर रहा है क्योंकि जीटीडी फिर बाद में लाके उसको पैसे दे रहा है वापस। तो यहाँ पे क्या हेल्ड किया, ये हेल्ड किया कि GTD as an agent of Tata Coffee, the transaction of depositing the timber by Tata Coffee in GTD amount to supply in terms of clause 3 of Schedule 1 of Central Goods and Services Tax। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसी के हिसाब से कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, सप्लाई है। कि यहाँ पे आप इस
को हम क्या मान रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को कुछ सामान दे रहा है, एजेंट फिर आगे उसको बेच रहा है और एजेंट फिर लाके इसको पैसे जमा करा रहा है। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल जो है एजेंट को कुछ गुड्स दे रहा है जो कि एजेंट जो आगे जाके बेच रहा है। अब ये जरूरी है कि एजेंट आके उसको सप्लाई कर रहा हो, तो फिर हम इसको क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं। और ये जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया और एजेंट ने वापस ला के पैसे दिए, इसको हम टैक्सेबल इवेंट मानेंगे जिसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थर्ड क्लॉज के अंदर आ जाती है। तो आपको तीनों पॉइंट अभी समझ आए होंगे शेड्यूल 1 के। थर्ड आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, यानी कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन किसी रिलेटेड पर्सन से, किससे, रिलेटेड पर्सन से कोई सामान इंपोर्ट करवा रहा है, कोई सर्विसेज इंपोर्ट करा रहा है, तो उसको भी हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं, चाहे वहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो। तो यही जो मैंने आपको पहले इलस्ट्रेशन दी थी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, जो वो सिंगापुर चाइना वाली दी थी ना, वो यहाँ पे भी फिट बैठ जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये 4 जगहें हो गई जहाँ पे अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी क्या मान लिया जाएगा कि आपको सप्लाई मान ली जाएगी और आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फिर 1AA के अंदर की क्लब मेंबर को देता है, मेंबर क्लब को देता है, तो वो भी सर्विसेज हो जाती हैं। देन फिर ये शेड्यूल 1 वाली बात आ गई थी कि भाई ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। देन फिर हमने देखा था कि शेड्यूल 2 के अंदर ये बता रखा है कि कौन सी चीज़ें सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी। देन शेड्यूल 3 के अंदर हमें ये बता रखा है कि किन चीज़ों को आप ना ही सप्लाई मानोगे, ना ही क्या मानोगे, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, जैसे कि क्या क्या बता रखा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस देता है, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया क्योंकि उनके बीच में तो एग्रीमेंट हो रखा था ना कि भाई मैं तेरे को सैलरी पे करूँगा 50,000 वाली। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि अगर इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उसको हम टैक्सेबल इवेंट ही नहीं मानते, उसको सप्लाई ही नहीं मानते। तो ये तो हमने देख लिया था। देन अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर आपको कोई सर्विसेज दे रहा है, भाई आप क्या करते हो, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाके कोई फीस वगैरह पे करते हो ना, जैसे कि जब कोई केस फाइल होता है तो उसमें आपको फीस पे करनी पड़ती है या इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो हमारा कोर्ट या ट्रिब्यूनल है उसको इस चीज़ को कोई सप्लाई नहीं माना गया और वहाँ पे उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है कि नहीं जी आपको करना ही नहीं है। देन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको कोई सर्विस दे रही है और उसके लिए उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से या कोई आपको रेम्यूनरेशन पे करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे एमपीयूज हो गए, एमएलएज हो गए, ठीक है, कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी की पोस्ट हो गई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, तो उनको यहाँ पे हटा दिया गया है कि वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होंगे, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अगर आपको कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके ऊपर ये नहीं कि आप उसके लिए उनको रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है उसके ऊपर उनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। देन अगर ये जो सर्विसेज होती है फ्यूनरल की, बरियल की, क्रिमेटोरियम की, जैसे एम्बुलेंस आपकी बॉडी को लेके, मतलब किसी बॉडी को लेके जा रही है, उसके ऊपर जो उन्होंने अमाउंट आपसे लिया तो उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड में जैसे बॉडी को दफनाने की या जो जलाने की जो भी कॉस्ट ली गई है वहाँ उस एसोसिएशन के द्वारा, तो वो जो है वो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये जो है वो लाइबल टू टैक्स नहीं होते। देन इसी तरीके से अगर आप लैंड को सेल कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना लैंड की सेल हो रही है, बिल्डिंग की नहीं, बिल्डिंग की अलग चीज़ है और लैंड अलग चीज़ है। क्योंकि लैंड जब सेल होती है उसके ऊपर क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो जब लैंड की सेल हो रही है तो वहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसको बोल रखा है कि भाई इस चीज़ के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं कि भाई अगर ए ने बी को कोई उधारी दी और बदले में कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर ये आगे कुछ भी कर रहा है, इसका ट्रांसफर कर रहा है, सेक्शनेबल क्लेम को कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। देन 7th पॉइंट आ जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि अगर आप एक प्लेस है जो कि नॉन टैक्सेबल है और यहीं से आप सीधा क्या करते हो, दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बी में ले जाते हो गुड्स को, तो ये भी अपने आप में टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, कि आप इंडिया में लाए ही नहीं उस चीज़ को। आपने क्या किया, चाइना से सीधा क्या किया, चाइना से आपने सामान उठा के सीधा श्रीलंका में सप्लाई कर दिया, तो इंडिया में आप उसको लाए ही नहीं, तो ये क्या हो गया, थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो है नॉट लाइबल टू जीएसटी होता है। देन आपने क्या किया, सप्लाई कर दिया गुड्स को, किसको, वेयर हाउस क्लियरेंस से पहले, यानी कि जैसे आपके गुड्स जो है वेयर हाउस पे आए, जब कोई इंपोर्ट वगैरह होता है तो वेयर हाउस पे आते हैं पहले। अब वेयर हाउस से आपको क्या करना पड़ता है, उन गुड्स को हाउस कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना पड़ता है,
होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, इस क्लियरेंस से पहले ही ना किसी को ये गुड्स जो है बेच दिए कि अब ये जो व्यक्ति ए है इसको मैं बेच देता हूँ, अब ये इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के फिर आगे जो इसने करना है वो करता रहेगा। तो अगर आप इसी पॉइंट पे इसको बेच देते हो तो वहाँ पे उसको हम सप्लाई नहीं मानते और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है इसके अंदर, Lido Limited imported chocolate and fill into bond bill of entry for storage of chocolate in custom bonded warehouse. While the goods were still in warehouse, Lido Limited sold such chocolate to Mido Limited। कि भाई यही वेयर हाउस के अंदर ही जो Lido Limited है वो Vido Limited को वो चॉकलेट्स बेच देता है क्लियरेंस से पहले ही। फाइनली माइलो लिमिटेड विल एक्सपोर्ट बिल एंट्री एंड क्लियर सच चॉकलेट। अब माइलो लिमिटेड जो है वो इन गुड्स को क्लियर करवाएगा होम कंजम्पशन के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर जो सेल ट्रांजेक्शन है वो इनकी पहले ही हो गई थी, तो इसको जो ये जो ट्रांजेक्शन इनकी हुई ना इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसके ऊपर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है उनको। तो ये चीज़ हो गई। देन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू any other person by endorsement of document of title to the goods after the good have been dispatched from the port or origin located outside India but before clearance of home consumption। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे अब पहले वाले में क्या था कि वो वेयर हाउस में गुड्स आ गए थे, आपने वेयर हाउस में उसको भेज दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक वो क्या दे रखा था, एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट दे रखा था कि जो डॉक्यूमेंट तुमको वहाँ पे आके, जैसे आपने यहाँ ए प्लेस से जैसे लंदन से गुड्स निकले, अब वो इंडिया आएंगे, इंडिया में पोर्ट पर जब आएंगे तो जो व्यक्ति आपको बिल ऑफ एंडोर्समेंट दिखाएगा उसको आप गुड्स सप्लाई करोगे। तो रास्ते में क्या होता है कि ये बिल ऑफ एंडोर्समेंट जो है बी ने क्या किया, सी को दे दिया, अभी रास्ते में गुड्स थे, तो ये जो बी ने सी को दिया ना एंडोर्समेंट बिल की, तू जाके बाद में गुड्स ले लियो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज इसने यहाँ एग्जांपल में बता रखी है। लॉर लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम इटली, इटली से मंगाता है। बिफोर द क्लियरेंस ऑफ सच कंसाइनमेंट फॉर होम कंजम्पशन, की अभी वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुई थी जो लिपस्टिक्स थी, लॉर लिमिटेड सोल्ड द इंपोर्टेड लिपस्टिक टू एल मार लिमिटेड by endorsing the bill of lading. The sale of transaction between Lore Limited and L Mart Limited shall not be considered as supply। तो वही इसने चीज़ यहाँ पे समझाई है जो मैंने आपको समझाई। तो ये 8 चीज़ें हैं जिनको हम एग्जाम्प्ट मानते हैं, जिनके ऊपर कोई भी आपको, ना ही हम इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते, ना ही हम इनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है और आपको क्या आंसर करना है, और इससे सेक्शन 7 आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस्टर अक्षय जो है एक डीलर है जो कि क्या बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं 30,000 रुपए की, टू अर्न अ प्रॉफिट। डज इट क्वालिफाइड एज सप्लाई, तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे। अब आप सबसे पहली जो आपने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी उसको आप सोचो कि क्या उसके हिसाब से सप्लाई बन रहा है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें उसने बोली थी कि क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। हाँ जी, वॉशिंग मशीन जो है गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई है क्योंकि सेल कर रहा है, और फिर वो 8 ट्रांजेक्शन थी, उन 8 ट्रांजेक्शन से एक चीज़ होनी चाहिए जो कि इन 3 चीज़ों को पूरी कर रही हो। तो वो 8 ट्रांजेक्शन में से सेल एक चीज़ थी, 3 चीज़ें हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है। दूसरी बात कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए है। तीसरी बात इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये एक डीलर है, यानी कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर बेच रहा है, तो यानी कि ये क्या है, सप्लाई हो गई। तो यही चीज़ इसने बताई है, येस इट क्वालिफाइड सप्लाई बिकॉज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सप्लाइड इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये सब आपको याद है 8 चीज़ें, जो कि किस चीज़ के लिए, कंसिडरेशन के लिए है और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर है, इसलिए क्या है, सप्लाई है। तो अब यहाँ पे आप बता पाए कि हाँ जी ये सप्लाई है या नहीं है। देन दूसरा आता है, मिस्टर राम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो MBA करना चाहते हैं इंडिया के बाहर से। उसके लिए वो क्या करते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं। कहाँ से, यूके से लेते हैं, एक कंसल्टेंट से जो कि 10,000 रुपये से फीस लेता है। तो क्या ये सप्लाई होगा या नहीं होगा। अब हमने इम्पोर्ट ऑफ क्या किया, यहाँ पे सर्विसेज किया है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए, गुड नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। दूसरी बात कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन जो तीसरी बात थी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों बातें तो हो रही हैं पूरी, तीसरी बात से हमें मतलब नहीं है। पहले सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि भाई आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, दूसरा आपने उसके लिए कंसिडरेशन पे किया, तीसरे से हमें कोई मतलब है नहीं, तो यस इट क्वालिफाइज एज सप्लाई क्योंकि 7(1)B हमें यही बोलता है। तीसरा आता है कि ABC लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अपने ओल्ड प्लांट को बेच देती है क्योंकि उसकी जगह वो न्यू रिनोवेशन कराती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। तो कंपनी जो है ये जो ओल्ड प्लांट बेचा था ना उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था और इसको विदाउट कंसिडरेशन भेज देती है। तो अब आपको याद आ गया कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे हम परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हैं अपने असर्ट्स का, जिसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होता है, और अगर उसको हम इस तरीके से कर देते हैं तो वहां पे उसको हम सप्लाई मानते हैं चाहे हमने उसके ऊपर कंसिडरेशन ना लिया हो। तो वो हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज C हमें बोलता है कि इसके लिए आप पढ़ लेना क्लॉज शेड्यूल 1 को। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी जिनको अगर आप लेते हो तो उनको हम सप्लाई मान लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमको सप्लाई मानना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 4 आता है,
बिग लिमिटेड प्रोवाइड मैनेजमेंट टेक्निकल सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन टू स्मॉल लिमिटेड, की बिग लिमिटेड जो है कुछ सर्विसेज देती हैं टेक्निकल सर्विसेज किसको, स्मॉल लिमिटेड को, जिसके लिए कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लेते। इन विच बिग लिमिटेड हैज कंट्रोलिंग राइट्स, तो ये कैसे हो गए, रिलेटेड पार्टीज हो गए, है ना। These technical services have been provided for the benefit of entire group. Does it qualify as supply? तो हाँ जी, हमने ये भी पढ़ा था 1C के अंदर कि भाई ये भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अगर रिलेटेड पर्सन आपस में कुछ सप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्होंने कंसिडरेशन ना लिया हो, उसको भी हम क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं। तो ये भी क्या है, सप्लाई है। इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ जी, वही इसने समझा रखा है। इलस्ट्रेशन 5 है, अमेरिकन एक्सप्रेस लिमिटेड गिफ्ट्स देती है अपने एम्प्लॉय को 75,000 रुपये के साल के दौरान। क्या वो गिफ्ट क्वालिफाई करेंगे सप्लाई के लिए? क्या आपका आंसर सेम होता अगर वो 45,000 के दिए गए होते? तो हमने पढ़ा था कि भाई 50,000 तक के हैं तो हम उसको नहीं मानते हैं, अगर 50,000 से ऊपर है तो हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। तो 75,000 पे मान लेंगे, 45 पे नहीं मानेंगे। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, फिर अगला क्या है, होंडा मोटर्स लिमिटेड एंगेज है डीडी मोटर्स एज एन एजेंट टू सेल मोटरसाइकिल, की होंडा मोटर लिमिटेड ने एंगेज किया डीडी मोटर्स को, यानी कि एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया और ये एजेंट हो गया कि भाई मेरी मोटरसाइकिल्स को आप मेरे बिहाफ पे बेचो। फॉर द पर्पस होंडा मोटर लिमिटेड हैज सप्लाइड 500 कार्स, तो इसके लिए होंडा मोटर्स ने 500 कारें आगे सप्लाई की शोरूम के अंदर डीडी मोटर्स के, जो कि पंजाब के अंदर लोकेटेड है। क्या ये सप्लाई के अंदर क्वालिफाई करेगा? हमने पढ़ा था कि भाई अगर एजेंट जो है कुछ प्रिंसिपल को दे रहा है, या प्रिंसिपल जो है कुछ एजेंट को दे रहा है इस तरीके से, जो कि एजेंट आगे फिर उसको सप्लाई करेगा और आगे सेल करेगा, इस तरीके की कोई चीज़ करेगा, तो ये जो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया इसको भी हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी पे करवाना पड़ेगा, चाहे इसके अंदर कोई कंसिडरेशन ना हो। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, 1C ने हमें यही पढ़ाया शेड्यूल 1 के, तो यहाँ पे ये क्या मान लिया जाएगा, सब क्वालिफाई एज सप्लाई हो जाएगा। देन रहेजा बिल्डर्स एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, उसको आर्किटेक्चरल डिजाइंस लेता है एक फॉरेन आर्किटेक्ट से एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए फरीदाबाद में, जिसके लिए 1 करोड़ का कंसिडरेशन देता है। तो सीधी सी बात है, हाँ जी ये क्वालिफाई करेगा सप्लाई के लिए। तो हमने पढ़ा ही है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ तो ये कंसिडरेशन था, सप्लाई भी थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी था, और साथ ही साथ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी था, तो ये तो सप्लाई होगा ही होगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में भी आता ही है, हमने पढ़ी थी जो कि भाई एक व्यक्ति इंडिया से आउटसाइड लोकेटेड है, आप जो हो इंडिया के इनसाइड लोकेटेड हो और आप इंडिया के अंदर ही सर्विसेज ले रहे हो, तो इसको हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी मानेंगे और ये बाकी कंडीशन भी पूरी कर रहे हैं, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आया हो। सेक्शन 7 पूरा हमने किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।